शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस हरित संहिता के कुछ विशेष अध्यायों के पठन के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हमारा ये चौथा सत्र है। कल हमने कुछ अलग अलग विकार को लेकर जो महत्वपूर्ण है वैद्यों की दृष्टिकोण से, चिकित्सा की दृष्टिकोण से, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कल हमने कुछ मूढ़ गर्भ या गर्भ उपचार के बारे में देखा, से अनेक आचार्यों ने गर्भ उपचार के बारे में बताया है। तो आज इसी क्रम में जो हमारा कल का बचा हुआ है चलित गर्भ, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ साथ अगला जो है आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे रुग्ण हमारे पास आते हैं इंद्रलुप्त, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, जो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए खासकर रुग्ण हमारे पास आते हैं। ऐसे एक अनुभव है, क्योंकि एलोपैथी में इसके लिए खासकर कोई चिकित्सा नहीं है। जैसे फिर इसके लिए हस्तिदंतमशी हो, कोई भी हो, लाइक अभी बहुत ज्यादा एक देखेंगे जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फैक्टर है, तो खालित्य, पालित्य या जिस भी प्रकार से, जैसे इंद्रलुप्त को मराठी में चाई लगना कहते हैं, जो जिस प्रकार से एक सर्कल सा बन जाता है जहां पर बाल झड़ जाते हैं। और ये बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस भी है एज के हिसाब से, बट स्टिल जैसे कि मेल और फीमेल पैटर्न अगर देखेंगे तो देयर आर डिफरेंसेस फीमेल पैटर्न और मेल पैटर्न में। जैसे फीमेल में सेंटर से शुरू होता है हेयर फॉल, भांग से शुरू होता है, भांग पतला होने लगता है, लुडविक स्केल उसको कहते हैं। और फिर मेल में कहीं कहीं पर भी, कहीं से भी हो सकता है, जैसे पीछे से, सामने से, सेंटर से। तो लुडविक स्केल इज देयर आर सो मेनी स्केल्स, जो कि अलग अलग प्रकार से स्केल्स बताए गए हैं। तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में वैसे तो उसके कई सारे कारण हैं, मतलब आहार से लेकर विहार, सेकेंडरी किसी डिसीज के कारण हो, कीमोथेरेपी के कारण हो, आजकल जैसे कैंसर का बहुत ही बड़ा प्रमाण बढ़ा है, इसके पश्चात भी जो कीमोथेरेपी ली जाती है, इसी का भी एक परिणाम हमारे शरीर पर होता है, जिससे ये बाल गिरने लगते हैं, केशों की समस्या होती है। तो इंद्रलुप्त के बारे में तो कई सारे सभी ग्रंथों में बताया ही है, बट आज खास कर जो आचार्य हरित ने यहाँ पर जो बताया है, इसको भी हम यहाँ पर विश्लेषित करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है विद्या प्रियदर्शिनी बापट कड़ूस मैम। मैडम का भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो चलित गर्भ, जो कल का बचा छोटा चैप्टर है, और उसके बाद हम लोग इंद्रलुप्त को पढ़ेंगे, क्योंकि इंद्रलुप्त को पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक ये तो हमारा करंट इश्यू है आज के जमाने में। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि बालों की समस्या नहीं है। हर कोई कहता है कि अरे नहीं, मेरे बाल बहुत पतले हो गए, बहुत हेयर फॉल है, क्या करे वगैरह। तो ये निश्चित रूप से ये सत्र हमारे सभी वैद्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी साथ अब सभी के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर मैं अभी आमंत्रित करती हूँ प्रिया मैडम को। अनम्यूट करें मैडम। यस, एक मिनट, एक मिनट। यस, नमस्कार, मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापट कड़ूस, और आज हरित संहिता के इस चौथे दिन में हम चलित गर्भ और जैसे मैडम ने कहा कि इंद्रलुप्त, इस अध्यायों के बारे में पठन करेंगे। तो पहले ये चलित गर्भ पहले हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वंध्या चिकित्सा उसके बाद हम कल भी हमने स्त्री रोग के बारे में देखा है,
तो उसके बाद ये चलित गर्भ करके, ये स्त्री रोग का जो हमारा 1-2 दिन का चल रहा था, तो वो पहले कंप्लीट करेंगे और बाद में हम इंद्रलुप्त की ओर जाएंगे। तो ये चलित गर्भ, ये जब यहाँ पर कहा है तो इसका मतलब ऐसे है कि जैसे कि हमें पता है कि पहले 4 महीने जो गर्भस्राव होता है उसे गर्भस्राव कहते हैं, और 5वें महीने के बाद यानी 5, 6, 7, 8 और 9th में अगर गर्भ निकल जाता है गर्भाशय से तो उसे गर्भपात कहते हैं, क्योंकि वहां पर घनीभूत एक अवस्था आ जाती है। तो मूढ़ गर्भ जैसे कल हमने देखा, तो मूढ़ गर्भ की अवस्था भी जब गर्भ घनीभूत हो जाता है उसी के बाद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर चलित गर्भ, उसका मतलब यही यहाँ पर अपेक्षित है। तो चलित गर्भ ये एक सेपरेट एक संज्ञा है इस हरित संहिता के लिए। तो हर एक संहिता की अपनी अपनी कुछ संज्ञाएं होती है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चलित गर्भ, ये हरित संहिता का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि चलित गर्भ ये संज्ञा इसमें आई है। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। प्रथमे मासी गर्भस्य चलनम दृश्यते यदि तदा मधुकम रुद्विका चंदनम रक्तचंदनम पयसा लोडितम पीतम तेन गर्भ स्थिरो भवेत। तो यहाँ पर ऐसे है कि अगर पहले महीने में गर्भस्राव होने की अगर आशंका उत्पन्न होती है तो हमें कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कल के अध्याय में हमने हर एक मास में गर्भ की वृद्धि कैसे कैसे हो जाती है ये सब हमने देखा था, तो आज उसका रिपीटेशन नहीं करूंगी। लेकिन पहले महीने में वो कललीभूत बहुत ही छोटा सा होता है, तो इसके लिए यहाँ पर उसकी वृद्धि भी अपेक्षित है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ अगर गर्भस्राव होने की आशंका उत्पन्न हुई है तो वहां पर उसका स्तंभन होना, रोपण होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भ्रूण स्तंभन और रोपण ऐसे करने वाले ये सारे द्रव्य हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो तो मधुक यानी कि यष्टि मधु, मृद्विका, चंदन और रक्त चंदन, तो इसका मतलब दोनों चंदन, श्वेत चंदन और रक्त चंदन, इसका उपयोग किया है। पयसा आलोडितम पीतम, तो पयसा के साथ यानी कि दूध के साथ आइदर इसका क्षीरपाक बनाकर या ये चूर्ण जो है वो दूध के साथ पीना चाहिए। गर्भ स्थिरो भवेत, तो गर्भ को स्थिर करने के लिए, वहां पर उसका रोपण करने के लिए, क्योंकि पहले महीने में अभी रोपण ही हो रहा है, तो रोपण करने के लिए और वो स्थिर वहां पर गर्भाशय में करने के लिए इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। द्वितीय मासी चलिते मृणाले नागकेशरम तृतीय मासी गर्भस्य चलनम दृश्यते यदा तदा मूषक किट्टम तु शर्करा पयसा पिबेत चतुर्थे मासी दाहश्च पिपासा शूलमेव च। तो दूसरे महीने में अगर गर्भ चलित होने की आशंका उत्पन्न होती है तो मृणाल और नागकेशर, मृणाल यानी कि कमल नाल और नागकेशर, इसका प्रयोग करना उत्तम रहेगा। तृतीय मास में गर्भस्य चलनम दृश्यते यदा, अगर तृतीय मास है और गर्भस्राव होने की आशंका अगर निर्माण होती है तो मूषक किट्ट, तो ये एक अलग सा यहाँ पर लिखा है मूषक किट्ट, क्योंकि वाग्भटने में भी ऐसे 9 काढ़े आए हुए हैं, लेकिन ये मूषक किट्ट ये एक अलग सा यहाँ पर वर्णन है। शर्करा पयसा पिबेत, तो शर्करा और दूध इसके साथ ये मूषक किट्ट का पान करना चाहिए। तो चरक के भी बहुत सारे अध्यायों में ऐसे प्राणीज कुछ द्रव्य आए हुए हैं, लेकिन ये मूषक किट्ट ये हरित में ही सिर्फ आया हुआ है। चतुर्थे मासी अगर ऐसी ही आशंका उत्पन्न होती है, लेकिन उसके साथ साथ दाह, शूल और पिपासा, इसकी भी अगर ये उपद्रव स्वरूप में ये भी अगर उत्पन्न हो जाते हैं, ज्वरेण स्त्रीणाम यदि गर्भश्चलते तदा उशिर चंदन नागकेशर धातकी कुसुम शर्करा घृत मधु दधि पाययेत। तो अगर चतुर्थ मास में यानी दाह, पिपासा, शूल, ज्वर द्रव अगर उत्पन्न होते हैं और गर्भ के स्त्राव की अगर आशंका उत्पन्न होती है तो उशिर, चंदन, नागकेशर, धातकी पुष्प, शर्करा, घृत, मधु और दधि इनके साथ देने का विधान है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि विरुद्ध भी अगर कोई संयोग है तो भी औषध के स्वरूप में वो दिया जाता है। जैसे कि घृत और मधु, जब भी कभी इसके प्रमाण का वर्णन नहीं है तो हम अनुक्त अगर प्रमाण है तो सम प्रमाण ऐसे ही लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भले ही ये सम प्रमाण रहेगा, फिर भी ये विरुद्ध होने के बावजूद वो व्याधि के लिए
आवश्यक रहेगा, इसीलिए यहाँ पर उसका उल्लेख है। ऐसे चरक में भी हमें बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं जो कि विरुद्ध है लेकिन व्याधि में उपयुक्त है। पंचमे मासे चलिते गर्भे दाड़िमी पत्राणी चंदनम दधि मधु च पाययेत। तो पंचम मास में अगर चलित गर्भ है तो दाड़िम पत्र, चंदन, दधि और मधु, ये दधि और मधु ये उसका अनुपान है। तो दाड़िम पत्र और चंदन, इसके साथ दधि और मधु के अनुपान के साथ इसका पान करना चाहिए। षष्ठे मासी गैरिकम कृष्ण मृत्तिका गोमय भस्मम उदकम परिसृतम शीतलम चंदनम शर्करया सह पिबेत। तो षष्ठे मासी अनुपान के तौर पर आया है शर्करा। षष्ठे मासी गैरिकम, तो गैरिक है, कृष्ण मृत्तिका है, गोमय भस्म है यानी की गौरीची राख आपण ज्याला म्हणतो, सो गोमय भस्म, उदकम परिसृतम, तो ये इसका मतलब है कि ये सारा पानी में घोल कर फिर उसमें मधु मिलाकर पाययेत। बहुत बार ऐसे होता है कि ग्रंथकार खाद्य, लेय ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द प्रयोग करने का एक मतलब ये भी होता है कि जैसे कि इसका पान करना है तो प्रमाण कितना होना चाहिए, अगर अवलेह स्वरूप है तो मधु का प्रमाण कितना होना चाहिए, अगर खाना है गुड़ के साथ तो उसका प्रमाण कितना होना चाहिए। ये जो तारतम्य वाली बात है ये समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हमेशा हर एक ग्रंथ में कहीं ना कहीं पाययेत, खादेत, इस तरीके के कुछ शब्दों का प्रयोग किया हुआ रहता है, तो वो हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है कि शर्करा या सह पिबेत, तो पानी में शर्करा डालकर और ये सारा पानी में घोलकर फिर उसका मिश्रण पीना है, ये इसका मतलब है। सप्तमे मासी गोक्षुर समंगा पद्मक घन उशिर नागकेशरम मधुरम पाययेत। तो यहाँ पर भी ये शर्करा के साथ सप्तमे मास में अगर गर्भपात होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है तो ये सारी चीजें गोक्षुर, समंगा, पद्मक, मुस्ता, उशिर, इसके साथ शर्करा ऐसे पान करना चाहिए। अष्टमे मासी रोद्रम मधु मागधिकांच सह दुग्धेन पीतवतीनाम चलिते गर्भे स्त्रीणाम सुखम संपद्यते। तो अष्टमे मास में अगर गर्भस्राव होने की गर्भपात होने की आशंका उत्पन्न होती है तो लोध्र, मधु, पिप्पली ये दूध के साथ पीना चाहिए और उसकी वजह से उस स्त्री को सुख मिल सकता है, यानी कि जो भी गर्भपात की आशंका उत्पन्न होती है तो उसका परिहार हो जाता है। जैसे चरक ने या वाग्भट ने सब ग्रंथ में ऐसे ही कहा है कि 8वां महीना खत्म होने के बाद जैसे 9वां महीने की शुरुआत हो जाती है, एक दिन भी अगर 8वें महीने के ऊपर चला जाता है तो वो स्त्री प्रसूति के लिए या वो गर्भ प्रसूत होने के लिए योग्य रहता है, जीवित रहने के लिए योग्य रहता है। इसीलिए यहाँ पर भी सिर्फ 8 मास तक ही लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि 9वां मास एक बार अगर लग जाता है और कभी भी प्रसूति अगर होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से ये 8 मास के अलग अलग काढ़े दिए हुए हैं। इसमें से कुछ द्रव्य वाग्भट के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत सारे द्रव्य अलग भी है। वाग्भट का भी जो शारीर स्थान में अध्याय आया हुआ है जिसमें हमें ये सारे क्वाथ मिलते हैं। सुश्रुत में भी यही सारे क्वाथों का उल्लेख है जो कि वाग्भट में है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग मासानुमासिक क्वाथ यानी कि यही सारे क्वाथ उस गर्भ के पोषण के लिए भी सही है ऐसे समझकर उसी क्वाथ के यानी क्वाथ के कुछ टैबलेट से या कैप्सूल से इस तरीके से अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये मासानुमासिक एक्चुअली जहां पर आए हैं तो जहां पर ये चलित गर्भ होने की आशंका है या पहले 4 महीने तक गर्भस्राव और उसके बाद अगर गर्भपात होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है तो उसका स्तंभन करने के लिए ये सारे क्वाथों का वर्णन आया हुआ है। तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसकी एक ही साइड हमें पता होती है कि मासानुमासिक काढ़े, इसका मतलब कि हर महीने में वो काढ़ा गर्भिणी को देना है ताकि उस गर्भ की वृद्धि अच्छे से हो जाए। लेकिन ये एकीय मत है, तो इसलिए हमें जो याद रखना है एज पर ग्रंथ तो वो है कि ये चलित गर्भ जब होता है तो उसके लिए आने वाले ये सारे क्वाथ है। तो यहाँ पर इति आत्रेय भाषिते हरितोत्तरे तृतीय स्थाने चलित गर्भ चिकित्सा नाम 50तमो अध्यायः संपूर्णम।
तो यहाँ पर चलित गर्भ ये जो हमारा एक ही अध्याय बचा था, तो उसकी समाप्ति हो चुकी है। आगे जाएंगे मैडम। इंद्रलुप्त स्टार्ट करेंगे। मॅडम इंद्रलुप्त सुरुवात करायची। एम आय ऑडिबल? ओके, तो हम इंद्रलुप्त की शुरुआत करते हैं। लुप्त ये जो व्याधि है बहुत बार, यानी कि हमारे क्लिनिक्स में, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत बार क्लिनिक्स में ये रुग्ण हमारे पास आते हैं। तो खालित्य और इंद्रलुप्त इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो ये अंतर हमें पहले समझ लेना चाहिए। तो खालित्य और इंद्रलुप्त के संप्राप्ति में जाने से पहले एक बार कहना चाहूंगी कि पहले ये जो केश है, ये केश यानी कि क्या है, तो ये अस्थि का मलह है, ये सबको पता है। लेकिन बहुत बार कैसे होता है कि रुग्णों को सिर्फ इतना ही लगता है, जब खालित्य के भी पेशेंट्स हमारे सामने बैठते हैं या इंद्रलुप्त के पेशेंट्स जब हमारे सामने आते हैं, तो ऐसे उनको लगता है कि मैंने ये तेल लगाया, वो शैम्पू लगाया, ऐसे किया, यानी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट सिर्फ उनको पता होती है और उससे उनको ऐसे लगता है कि हमें उपशय मिलना चाहिए। तो हमें भले ही ये पता होता है कि केश या अस्थि का एक मलह है, तो ये हमें पेशेंट को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा और उतने दिन तक या उतने महीनों तक आपको ये चिकित्सा लेनी पड़ेगी, ये पूरा उनको समझाना पड़ता है। तभी जाकर वो कन्विंस हो जाते हैं कि केश के लिए इतना समय क्यों जाता है। तो इसीलिए जैसे हमें सिर्फ पता होता है लेकिन उसका एप्लीकेशन कभी कभी करना हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि केश जो है यह अस्थि का एक मलह है। इसके बाद हम डायरेक्टली हरित संहिता में जाने से पहले उसकी संप्राप्ति जो कि सुश्रुत निदान स्थान में आई है, और एक अचरज की बात ऐसी है कि एक ने यानी कि वो शिरो रोग में कहा है और एक ने वो क्षुद्र क्षुद्र रोग में कहा है। तो जैसे सुश्रुत ने क्षुद्र रोग में कहा है, वाग्भट ने उसे शिरो रोग में काउंट किया है। तो यहाँ पर जैसे क्षुद्र रोग में किसी में भी काउंट हो जाए, लेकिन दोनों की संप्राप्ति दोनों ही ग्रंथकारों ने सेम ही बताई है। तो संप्राप्ति पहले देखेंगे। रोमकूपानुगम पित्तम वातेन सह मूर्छितम प्रचावयति रोमाणि ततश्लेष्मास शोणितः रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषाम् असंभवः तद इंद्रलुप्तम खालित्यम रुज्येति च विभाव्यते। तो यहाँ पर हर एक शब्द के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। रोमकूपानुगम पित्तम वातेन सह मूर्छितम, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रोमकूप में पित्त और वात, यानी कि पित्त के साथ वात, इनकी मूर्छना जो है इसकी दुष्टि हो चुकी है। तो पित्त और वात ये दो दोष वहां पर उपस्थित है। प्रचावयति रोमाणी ततश्लेष्मा सशोणितः, और ये दोनों की वजह से वहां पर जो रोम है, वहां पर जो केश है, वो प्रचावयति, वो वहां से निकल जाते हैं। ततश्लेष्मा सशोणितः रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततो अन्येषाम असंभवः। तो वहां पर ये प्रचावन होने के बाद, वो रोम जो है वो निकल जाने के बाद श्लेष्मा और रक्त, इनकी जो दुष्टि है, यानी कि रक्त की दुष्टि के साथ साथ श्लेष्मा की दुष्टि है, और ये जो श्लेष्मा है ये रुणद्धि, यानी कि वो वहां पर अवरोध निर्माण करता है। कहाँ पर? रोमकूपस्तु, रोमकूप के पास जाकर वहां पर वो अवरोध निर्माण करता है। ततो अन्येषाम असंभवः, और उसकी वजह से अन्येषाम यानी कि दूसरा रोम या दूसरा केश वहां पर आना असंभव हो जाता है। तद इंद्रलुप्तम खालित्यम रुज्येति च विभाव्यते। तो इसको इंद्रलुप्त कहते हैं या इसी को खालित्य कहते हैं।
लेकिन खालित्य और इंद्रलुप्त में एक थोड़ा सा भेद है। इंद्रलुप्त जो है वो एक लोकलाइज होता है, खालित्य जो होता है वो जनरलाइज बाल कम हो रहे या झड़ रहे हैं ऐसे पेशेंट कहता है। तो इंद्रलुप्त में जैसे कि पैची अपीयरेंस हो जाता है और खालित्य में एक जनरलाइज बाल झड़ना ये संप्राप्ति हो जाती है। तो जब हम यहाँ पर ऐसे टिपिकल देख रहे हैं कि अन्येषाम असंभवः, तो इसका मतलब है कि दूसरे बाल वहां पर नहीं आते, ऐसे अगर हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें बाल यानी कि हेयर ग्रोथ कैसे होती है या उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, ये अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से तो हमें ये इंद्रलुप्त की संप्राप्ति और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसीलिए पहले हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ। शायद हो सकता है कि ये मेरा कोरिलेशन आपको ऐसे लगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये कोरिलेशन आवश्यक है, क्योंकि ये कोरिलेशन करने से हमें समझ में आता है कि एग्जैक्ट डिफिशियंसी कहाँ है या कैसे संप्राप्ति हो रही है। तो जैसे कि पहली जो स्टेज बताई गई है वो है एनेजेन। तो ये ग्रोइंग फेज कही जाती है जो 3 से 5 साल तक रहती है। तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल्स जो है, जिसे ही हमने रोमकूप कहा है, तो ये हेयर फॉलिकल्स आर पुशिंग आउट हेयर्स दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड गेट नरिशमेंट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो इसका मतलब है रक्त धातु की उपस्थिति वहां पर है और जिसकी वजह से वहां पर रोमकूप के थ्रू उस रोम को या केश को वहां पर नरिशमेंट या उसकी जो वृद्धि है, उसका जो पोषण है, उसका जो धारण है, ये सारी चीजें उसी के वजह से हो रही है। तो आयुर्वेदोक्त अगर हम देखते हैं तो वो संप्राप्ति घटक में इसके बाद में फिर से बताऊंगी, लेकिन ये है पहली स्टेज। फिर आता है कैटेजन। तो कैटेजन में ऐसा है कि ये ट्रांजिशन फेज है, सिर्फ 10 दिन की होती है। हेयर फॉलिकल्स श्रिंक एंड हेयर ग्रोथ स्लोज, यानी कि पहले तो हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, सेकंड फेज में कि वो स्लो डाउन हो जाती है और हेयर फॉलिकल्स जो है वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। हेयर सेपरेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हेयर फॉलिकल येट रिमेन्स इन प्लेस ड्यूरिंग इट्स फाइनल डेज ऑफ ग्रोइंग, यानी कि वो वहां से तो थोड़े लूज हो रहे हैं लेकिन अभी तक गिरे नहीं है। तो ये ट्रांजिशन फेज है, हो रही है लेकिन वो गिरे भी नहीं है। फिर आती है थर्ड स्टेप, वो है टेलोजेन। वहां पर ये रेस्टिंग फेज कहा जाता है। रेस्टिंग फेज का मतलब ऐसे होता है कि एक्चुअली यानी कि वहां पर ग्रो भी नहीं हो रहा है लेकिन फॉल भी नहीं हो रहे है, यानी कि वृद्धि भी नहीं है और झड़ भी नहीं रहे। तो ये जो फेज है ये रेस्टिंग फेज है। और यहाँ पर ऐसे हो जाता है कि जैसे कि जो हमने पहली फेज एनेजेन देखी थी, तो उसी के अनुसार नीचे से फिर से नए बाल आने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ऊपर का जो अभी बाल है वो गिरा नहीं है पूरी तरीके से। और फोर्थ जो स्टेज है वो है एक्सोजेन, जहां पर शेडिंग फेज जिसे कहा जाता है और हेयर शेड फ्रॉम द स्काल्प। तो ये जो सारे हेयर्स है वो शेड ऑफ हो जाते हैं और फिर से पहली जो स्टेज है एनेजेन वो तो शुरुआत उसकी हो चुकी है और फिर वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता फिर से नया बाल वहां पर आता है। अभी हमारी संप्राप्ति जो अभी हमने देखी, तो इसका मतलब है कि पहले तो एनाजेन में हम नॉर्मल थे, सारे बाल सही थे। दूसरी जब स्टेज थी कैटेजेन, तो ये जो ट्रांजिशन फेज थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संप्राप्ति शुरू हो गई, कहीं ना कहीं दोषों की विकृति इसमें शुरुआत उसकी हो गई। शुरुआत के बाद जैसे कि टेलोजेन, ये जो थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है, तो यहाँ पर ऐसे है कि वो बाल लूज हो गए, लेकिन नए बालों की जो नीचे से शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और उसकी वजह से वो नया बाल जो उगना चाहिए था वो फॉलिकल से, रोमकूप से, वो अवष्टंभ्य, वो वहीं पर रुक गया। अभी फोर्थ स्टेज तो आनी ही है क्योंकि फॉलिकल श्रिंक हो गया है, बाल लूज हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो बाल वहां से झड़ जाएगा, लेकिन नीचे से जो नई ग्रोथ होनी चाहिए थी वो वहां पर हमें नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेजेस एक बार हमने समझ लिए, तो ये हमें समझ में आया कि अगर संप्राप्ति घटक हमें देखने हैं, भले ही एक क्षुद्र रोग है लेकिन हर एक व्याधि की अपनी अपनी अलग अलग संप्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो संप्राप्ति है इसमें दोषों के बारे में अगर हम देखते हैं तो पित्त है, पित्त के बाद वातेन सह मूर्छितम कहा है, इसका मतलब वात भी है, और कफ की दुष्टि प्रत्यक्ष बताई है,
तो इसका मतलब कफ भी है। अभी इसके बाद अगर दुष्यों की ओर अगर हम जाते हैं तो दुष्यों में जैसे कि रक्त का तो सही यहाँ पर उल्लेख ही है, और रक्त से पोषण भी मिलने वाला है, इसीलिए रक्त दुष्ट है वहां पर, तो दुष्य में पहला रक्त है। धारण कर्म जो है बाल जहां पर यानी कि ऐसे उसका एक अच्छे से धारण होना आवश्यक है, तो वो मांस का त्वचा का कर्म है, तो इसीलिए वहां पर रस भी आता है, मांस भी आता है। और केश ये साक्षात अस्थि का मल है, इसीलिए अस्थि की विकृति भी वहां पर हमें देखना आवश्यक है। तो इस तरीके से दुष्य जो है वो रस से लेकर रस, रक्त, मांस और अस्थि, इस तरीके से ये 4 कम से कम दुष्य वहां पर हमें दिखाई देते हैं। फिर है जैसे कि ये जो स्रोतो दुष्टि हो रही है वो किस प्रकार का ये विमार्ग गमन है, तो कफ से संवृद्ध ऐसे अगर कहा गया है तो पहले तो दोषों का प्रकोप था, उसके बाद अवरुद्ध स्रोतस हो चुके हैं, इसका मतलब संगात्मक संप्राप्ति है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो संगात्मक संप्राप्ति है, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बाद में जो चिकित्सा आ रही है उसका मतलब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब हम चिकित्सा देखते हैं तो सिर्फ चिकित्सा हम करते हैं, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उसका हमें उपशय नहीं मिलता। तो इसीलिए उपशय अनुपशय ये निदान पंचक में जो एक उपाय कहा है निदान का या संप्राप्ति का, तो वो उसी के लिए कहा है, क्योंकि अगर हमें अनुपशय मिलता है तो हमें फिर से एक बार संप्राप्ति दोहरानी चाहिए। तो इसीलिए भले ही एक क्षुद्र रोग है लेकिन फिर भी उसकी संप्राप्ति बहुत बड़ी हो जाती है, और वो समझ लेना बहुत ही हमें आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोष, दुष्य और स्रोतो विकृति कैसे हो जाती है, ये देखने के बाद हमें फिर से एक बार हम खालित्य की संप्राप्ति की ओर भी जाएंगे, क्योंकि खालित्य और ये जो इंद्रलुप्त है ये बहुत ही सिमिलर ऐसी संप्राप्तियां है और बहुत ही सिमिलर तरीके से उनकी चिकित्सा भी की जाती है। तो इसीलिए पहले खालित्य भी एक बार फिर से देखते हैं। तो खालित्य की संप्राप्ति जो चरक ने बताई है वो है तेजो अनिलाद्यैहि सह केशभूमिम दग्ध्वा आशु कुर्यात् खलतिम नरस्य। तो यहाँ पर तेज और अनिलाद्यैहि, तो इसका मतलब है कि विशेषतः तेज और अनिल यानी कि पित्त और वात, इनकी दुष्टि यहाँ पर अपेक्षित है। केशभूमि इसका मतलब है केशोत्पत्ति स्थानम, तो जहां पर केशों या बालों की उत्पत्ति होती है तो उसे केशभूमि कहा है। इसका मतलब त्वचा भी है और रोमकूप भी है। तो यहाँ पर उसे दग्ध्वा, क्योंकि जब तेज के साथ अनिल आता है तो वात हमेशा योगवाही रहता है, और योगवाही होने की वजह से वो जिस दोष के साथ चला जाएगा तो उस दोष के गुण बढ़ाता है। भले ही वात शीत है लेकिन वो तेज के साथ होने की वजह से वो उष्ण गुण से ही काम करेगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर रुक्ष और उष्ण ऐसे 2 गुणों की वृद्धि हो जाती है, और तेज और अनिल इनकी वजह से केशभूमि दग्ध्वा दहन होकर आशु कुर्यात् खलतिम नरस्य, और वहां पर खलती यानी कि ये जो खलवाट या खालित्य जिसे हम कहते हैं, तो इस व्याधि की उत्पत्ति आशु तुरंत हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कहीं पर भी कफ का अनुबंध इसका उल्लेख खालित्य में नहीं है। तो खालित्य और इंद्रलुप्त इसमें संप्राप्ति भेद है, ये अभी आप जान चुके हो। तो यहाँ पर तेज और अनिल इसका प्रकोप है, इसकी वृद्धि है, और इंद्रलुप्त में तेज और अनिल इसके साथ साथ कफ का अवरोध है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये दोनों संप्राप्ति मैंने अलग अलग बताई। इसके जो हमने अभी स्टेजेस देखे, फेजेस देखे हेयर ग्रोथ के, तो ये समझने के बाद आपको तो अभी ये इमीडिएटली पता चला होगा कि इंद्रलुप्त में कौन सी अवस्था में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और खालित्य में कौन से दोषों की वजह से कौन से स्टेज में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये देखने के बाद अभी जैसे ये संप्राप्ति तो हमने देख ली, ये सारा हमने देख लिया। तो जैसे मैंने अभी मॉडर्न के आपको कुछ स्टेजेस बताए, तो उसी तरीके से मॉडर्न में भी ये इंद्रलुप्त के बारे में बहुत कुछ वर्णन आया हुआ है। तो उसमें से पहला जो है वो है कि एलोपेशिया ये जो है ये ऑटो इम्यून डिसीज है। तो इससे इसका गांभीर्य आपको समझ में आएगा कि ऑटो इम्यून डिसीज है तो कितना ये महत्वपूर्ण व्याधि रहेगा, और उसकी चिकित्सा भी हमें उतनी ही
महत्वपूर्ण समझकर करनी चाहिए, उसकी संप्राप्ति अच्छे से समझकर करनी चाहिए। और खालित्य और इंद्रलुप्त में भेद करके थोड़ा सा जो एक बॉर्डर लाइन जो भेद है वो भेद समझकर फिर उसकी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। तो अगर ग्रॉसली इसके अगर हम प्रकार देखते हैं इंद्रलुप्त के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंसेस, तो वो है एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। तो पहले उसमें जो ये एरियाटा आता है तो उसमें सिर्फ पैचेस आते हैं, वाइल्ड पैचेस आते हैं या स्पॉट्स आते हैं स्काल्प के ऊपर। तो ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े, लेकिन वो स्पॉट के स्वरूप में आते हैं या पैचेस के स्वरूप में आते हैं। टोटालिस में हेयर लॉस होता है और उसके साथ साथ आईब्रोज या आईलैशेस इनका भी वहां पर लॉस होता है, उससे हम टोटालिस कहते हैं। और यूनिवर्सालिस जो होता है, तो यूनिवर्सालिस में पूरे शरीर में जहां जहां पर भी रोम है वहां वहां पर एक भी रोम हमें दिखाई नहीं देता। और इसका जो प्रमाण है वो 1,00,000 में एकाध रुग्ण में ये ऐसे हमें दिखाई देता है। तो उसमें एक भी रोम नहीं रहता। और सुदैव से कहो या दुर्दैव से कहो, लेकिन मैंने इस तरीके का एक पेशेंट देखा है जिसका एज था सिर्फ 12 साल, और वो गुजरात का पेशेंट था, वहां से ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ आया था। लेकिन दुर्दैववशात उसका यानी कि मैंने ट्रीटमेंट की थोड़ी एक 3-4 महीने तक, लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये यूनिवर्सालिस जो है वो असाध्यता की ओर ही जाता है, त्रिदोषों की शायद वहां पर दृष्टि रहेगी। लेकिन वो लड़का एक्चुअली बहुत ही छोटा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उसमें कोई तो हमें रिजल्ट आना चाहिए था। और उसका 11 साल का होने के बावजूद मैंने वमन किया था। एक्चुअली मैंने उनको कहा था कि आप वहां पर जहां पर हो वहां पे ही किसी आयुर्वेदिक तज्ञ को दिखाकर पहले वमन करिए, क्योंकि दधी सेवन बहुत था उस बच्चे का, बहुत, यानी कि वो 3-4 बार तो कम से कम टिफिन में दधी लेकर जाता था। मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकफास्ट में उसका दधी रहता था, शाम में आने के बाद उसका दही रहता था। तो इस तरीके से दधी सेवन बहुत था। तो मुझे ऐसे लगा था कि अभिशंद और क्लेद बढ़ने की वजह से जो भी कफ का अवरोध है वो दूर हो जाना चाहिए। और जैसे कि स्पेशली बाल, यानी कि शिरस्थ बाल नहीं होते, पूरे शरीर के ही नहीं थे, लेकिन वो बाल्यावस्था और शिर के बाल ये तो हमें पहले दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ऊर्ध्वजत्रुगत स्थान ये समझकर, कफ की दृष्टि समझकर मैंने वहां पर पहले वमन दिया था। वमन करना यानी कि इसे प्रेफरेंस दिया था, और बहुत अच्छे से उस बच्चे ने वमन किया था। इक्षु रस से किया था मैंने, लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसका वमन हुआ था। वमन होने के बाद ये यूनिवर्सालिस था, इसकी वजह से वैसे थोड़ा सा कि कम्युनिकेशन गैप भी हो गया, बाद में वो गुजरात चले गए, फिर ये बाद में लॉकडाउन, ये सारी चीजें, तो उसकी वजह से भी मुझे आगे उनका फॉलोअप नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि ये सान्निपातिक हो, उसकी वजह से भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन इस तरीके का पेशेंट मैंने देखा है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस का। तो अभी ये जो ग्रॉसली ये जो 3 प्रकार है, तो उसमें और भी 3 प्रकार कहे गए हैं। जैसे कि एरियाटा जो है, एरियाटा में ही 3 प्रकार कहे गए हैं, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने कहा कि पैचेस के स्वरूप में या स्पॉट्स के स्वरूप में जहां पर बाल नहीं होते, तो एरियाटा यानी एलोपेशिया एरियाटा बारबी ऐसे कहा है, जहां पर सिर्फ मेल की जो बियर्ड होती है वहां पर सिर्फ स्पॉट्स आते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट बहुत बार हमें दिखाई देते हैं, मैंने भी देखे हैं। फिर है मल्टीक्यूलरिस यानी एलोपेशिया एरियाटा मल्टीक्यूलरिस। तो मल्टीपल एरियाज में यानी कि बालों के मल्टीपल एरियाज में ऐसे पैचेस हमें मिलते हैं। और मोनोक्यूलरिस इसका मतलब है कि सिर्फ स्काल्प पर ही मिलेगा और एक हाथ पैच ही वहां पर रहेगा। तो इस तरीके से, लेकिन बेसिकली जो 3 प्रकार है टोटालिस और यूनिवर्सालिस, तो ये तो हमें निश्चित स्वरूप में समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो एक एलोपेशिया का मैंने कहा, तो ऑटो इम्यून डिसीज जैसे मैंने कहा, तो ऑटो इम्यून डिसीज में ही उन्होंने ऐसे लिखा है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है तो वो मिस्टेकनली अटैक्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये तो सबको पता है क्या ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन इंद्रलुप्त में या एलोपेशिया में स्पेशली, when you have alopecia areata, cells in your immune system surround and attack your hair follicles. तो यहाँ पर ये इम्यून सिस्टम के जो घटक द्रव्य है ये सारे के सारे, यानी कि फिर वो ल्यूकोसाइट्स रहेंगे या और भी कुछ रहेंगे, उसमें मुझे जाना नहीं है। मुझे यही कहना है कि वहां पर भी
आयुर्वेद की जो संप्राप्ति है कहीं ना कहीं हम उसे कोरिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम में उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य है ल्यूकोसाइड्स जैसे, तो वो सराउंड एंड अटैक योर हेयर फॉलिकल्स ऐसे कहा है। तो सराउंड ये शब्द मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, और अटैक योर हेयर फॉलिकल ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो जैसे हमने कहा कि पित्त और वात ये दोषों की वृद्धि, उसके साथ साथ कफ का अवरोध, रक्त में आना जो हेयर फॉलिकल के यहाँ पर है या रोमकूप के यहाँ पर है, तो ये जो सराउंडिंग और अटैकिंग ये जो दो मोड्स बताए, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति यहाँ निर्माण हो रही है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो फॉलिकल डैमेज हो जाता है एक बार, तो डैमेज होने के बाद फिर से वहां पर केश कभी कभी नहीं आते। तो एरियाटा अगर है वहां पर अगर हम चिकित्सा कर पाते हैं तो हो सकता है कि वो रिवर्सिबल है, या होता ही है बहुत बार। लेकिन जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया यूनिवर्सैलिस का, तो हो सकता है कि वहां पर फॉलिकल से डैमेज हो, वहां पर रोमकूपक ही नष्ट हो चुके हो, उसकी वजह से शायद मेरी चिकित्सा जो है वो सफल नहीं हो पाई। तो इसके बाद ये सब देखने के बाद, जैसे मैंने कहा कि संप्राप्ति पहले देखनी है, उसी के साथ साथ अगर मैंने दोष दुष्य समूर्छना आपको बताई, तो वहां पर रक्तवह स्रोतस और अस्थिवह स्रोतस, उसके साथ साथ मांसवह स्रोतस, तो इनकी जो चरक विमान स्थान अध्याय 5 यानी कि स्रोतोविमानीय ये जो अध्याय कहा है, वहां पर आप जाकर देखिए तो स्रोतसों के, हर एक स्रोतसों के दुष्ट होने के कुछ ना कुछ कारण बताए हैं। जैसे कि अगर रक्तवह स्रोत बहुत बार अभी के इसमें भी ये बहुत बार हम पानी, तो ये सारे के सारे हेतु बहुत सारे रुग्णों में हमें दिखाई देते हैं। और आतप, अनल इनका अधिक सेवन, अगर रस में देखा जाए तो लवण का अति सेवन, कटु रस का अति सेवन, तो इसका मतलब है कि इंद्रलुप्त भले ही ये एक क्षुद्र व्याधि है या एक 2-3 लाइन में खत्म कर दिया है इंद्रलुप्त की संप्राप्ति, लेकिन इसका मतलब है कि जहां जहां पर इसकी रेफरेंसेस इसके हमें मिल सकते हैं, तो वहां से वो इकट्ठा करके फिर हमें ये संप्राप्ति लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से ये इंद्रलुप्त जो है, इसके हेतु है, इसके दोष है, दुष्य है, दोष दुष्य समूर्छना मैंने आपको बताई, और स्रोतो दुष्टि जो है वो संगात्मक कैसे हो जाती है ये बताने की मैंने कोशिश की है। अभी इसके बाद हरित का जो वर्णन है वो हम देखेंगे, क्योंकि वहां पर चिकित्सा बताई है और बहुत अच्छे से ये चिकित्सा आई है। तो अभी तक हमने त्रिदोष ऐसे ही संप्राप्ति देखी है, लेकिन उसमें भी हरित का ये वैशिष्ट्य रहा है कि उसमें भी हरित ने हर एक दोष के अकॉर्डिंग चिकित्सा बताई है। तो इसका मतलब है कि ये संप्राप्ति त्रिदोष जनित तो है ही, लेकिन व्यपदेशस्तु भूयसा इस अनुसार जो भी दोष का अधिक्य वहां पर दिखाई दे रहा है लक्षण के स्वरूप में, तो अकॉर्डिंगली उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे हरित जी का कहना होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम खालित्य और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें क्या, इंद्रलुप्त और खालित्य को कैसे डिफरेंशिएट करें? मैंने ऑलरेडी संप्राप्ति के साथ किया है, ऑलरेडी मैंने किया है। हाँ, शायद आप कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी खालित्य और ये किया है। ठीक है तो इसके हाँ, इसके बाद अभी ये इंद्रलुप्त का जो इंद्रलुप्त रोग के लक्षण अत्रेय उवाच केशघ्नस्य चिकित्सां तु शृणु हारीत साम्प्रतम् वृक्षं स पाण्डुरं वातात् पित्तात् रक्तं सदाहकम् कफान्वितं भवेत् स्निग्धं रक्तात् पाकं व्रजन्ति तत् सन्निपातेन सदृश्यं जायते सर्वलक्षणम्। तो अभी अत्रेय जी जो है वो हरित जी को इंद्रलुप्त के बारे में यानी कि उसकी चिकित्सा के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो वृक्ष स पांडुर वातात पित्तात रक्तम सदाहकम, तो जो बाल है यहाँ पर ये वृक्ष और पांडुर वर्ण के हो जाते हैं अगर वात का आधिक्य है तो। पित्तात रक्तम सदाहकम, तो पित्त प्राधान्य अगर है तो आरक्तवर्णी और सदाह ऐसे वहां पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो बाल दिखाई देते हैं ऐसे जो कहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खालित्य और इंद्रलुप्त एक साथ इनका वर्णन आया हुआ है, या कभी कभी मैंने ऐसे देखा है कि जो बाल उत्पन्न हो जाते हैं बाद में खाली इंद्रलुप्त की जगह पर, वो पैच के ऊपर
तो कभी कभी वो पांडुर वर्ण के होते हैं, कभी कभी वो यानी कि पिंगल वर्ण के उत्पन्न होते हैं, तो शायद हो सकता है, या कभी कभी ऐसे करली हेयर भी वहां पर आ जाते हैं, तो उसे हम वृक्ष के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि इसी के अनुसार भी ये भेद आया हो, या खालित्य के जो बाल है उसी के अकॉर्डिंगली ये वर्णन आया हो। कफान्वितम भवेत स्निग्धम, और अगर कफज या कफ प्राधान्य से ये संप्राप्ति हो रही है तो बाल जो है वो स्निग्ध दिखेंगे। रक्तात पाकम रजंती तत्, और रक्त की दृष्टि है साक्षात, तो वहां पर पाक दिखाई देगा। सन्निपातेन सदृशम जायन्ते सर्व लक्षणम, और अगर सन्निपातिक अवस्था है तो सारे के सारे लक्षण हमें मिल सकते हैं। इंद्रलुप्त इंद्रलुप्त रोग की चिकित्सा विधि। गूढ़ेन सुरसा शुंठी मातुलुंगरसेन तु केशग्ने वात संभूते धावनञ्च प्रशस्यते त्रिफलावचार रोहितं गूढ़ेनापि प्रपेषितं धावनं कफ संभूते चैन्द्रलुप्ते प्रशस्यते। तो यहाँ पर इंद्रलुप्त के लिए प्रशस्त क्या क्या है इसका वर्णन है। गुड़ेन सुरसा शुंठी मातुलुंगरसेन तु केशग्ने वात संभूते धावनश्च प्रशस्यते। तो केशग्ने वात प्रधान केशग्न म्हणजे वात प्रधान इंद्रलुप्त, ऐसी अगर अवस्था है तो गुड़ के साथ सुरसा शुंठी यानी कि तुलसी, शुंठी और मातुलुंग का रस, इसका धावन कहा है या इसका हम लेपन भी कर सकते हैं। तो ये लेप गुड़ के साथ लगाना है। त्रिफला अवचार रोहितम गुड़ेन अपि प्रपेषितम, कफ का अनुबंध है या कफ प्राधान्य दिखाई दे रहा है तो त्रिफला, वच्चा और रोहित। तो रोहित का नीचे मतलब बेहड़ा लिखा है, लेकिन रक्त रोहिड़ा जिसे हम कहते हैं उसका नाम पर्याय एक रोहित आया हुआ है। तो ये रोहित रक्त रोहिड़ा भी हो सकता है, क्योंकि रक्त रोहिड़ा भी रक्त प्रसादन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। शोथ के ऊपर भी हम रक्त रोहिड़ा का लेप लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो रोहित है ये रक्त रोहिड़ा होने की भी चांसेस बहुत है। तो वहां पर भी ये गुड़े न अपी यानी कि गुड़ के साथ इसका लेप कफज इंद्रलुप्त में करना चाहिए। पैतिके च हितं दुग्धं नवनीतान्वितं तथा शीता शिवाफलं यष्टि पैतिके धावनं मतं भृंगराजरसं ग्राह्यं शृंगवेररसं तथा सौवीरकरसेनापि तीलान् पिष्ट्वा प्रलेपनं पश्चात् कार्यं परुषेण स्नानमुष्णेन वारिणा। तो पित्तज अगर इंद्रलुप्त है तो वहां पर दुग्ध नवनीतान्वितम तथा, तो नवनीत यानी लोणी, उसके साथ दुग्ध, फिर है कि शीता शिवाफल। तो अभी यहाँ पर शिवाफल, ये जैसे यहाँ पर आमलक लिखा है वैसे हरितकी को भी शिवाफल हम कहते हैं, क्योंकि शिवा उसका एक पर्यायी नाम भी आया हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए हम ये शिवा जो है तो हरितकी या अमलकी दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। एक्चुअली शिवा ये पर्याय दुर्वा के लिए भी आया है, लेकिन फल ऐसे कहा है इसलिए वो दुर्वा नहीं हो सकती। तो हरितकी या अमलकी हम ले सकते हैं जैसे भी, क्योंकि पैतिक है तो अमलकी लेना ज्यादा उचित रहेगा, तो यहाँ पर हम अमलकी लेंगे। यष्टि पैतिके धावनम मतम, तो अमलकी ज्येष्ठ मत, इसका भी लेप धावनम लिखा है, तो लेप या धावन ये दोनों स्वरूप में दूध के साथ या नवनीतक के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हो सकता है धावन है तो दूध से धावन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी ये दूध का उपयोग आया है पैतिक इंद्रलुप्त में। और अगर लेप लगाना है तो नवनीत के साथ इसका लेप हम लगा सकते हैं। भृंगराज रसम ग्राह्यम शृंगवेर रसम तथा सौवीरकरसेनापि तीलान पिष्ट्वा प्रलेपनम। तो भृंगराज रस ये लेना है, शृंगवेर रस लेना है, सौवीरक रस लेना है, और सौवीरक यानी कि अभी जैसे कि सूरा सौवीरक जो हम कहते हैं, तो यहाँ पर कांजी भी हम ले सकते हैं अम्ल रस की, और तिलान पिष्ट, और उसके साथ तिल पिष्ट करके उसका प्रलेपनम, तो उसका लेप लगाने का विधान है। तो ये भी पित्त प्रधान संप्राप्ति अगर है तो उसमें लगा सकते हो। पश्चात कार्यम पुरुषेण स्नानम उष्णेन वारिणा, और उसके बाद में पश्चात कर्म में वहां पर स्नान गर्म जल से स्नान करने के लिए कहा गया है। धवार्जुनन कदम्बस्य शिरेशम अपिरोहितम क्वाथमेषां शिरोदद्रुम शमयेत्
इंद्रलुप्तकम् कुरबकस्य पुष्पेण जपाया कुसुमेन च भृष्टस्य चेन्द्रलुप्तय कृतमेव निवारणम। तो यहाँ पर धव धव नाम का एक बड़ा सा वृक्ष होता है, धव नाम से ही वो प्रसिद्ध है। तो धव यानी कि धावड़ा कहते हैं मराठी में, अर्जुन, कदम्ब, शिरीष, फिर से रोहित आया है यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा कि बेहड़ा यहाँ पर लिखा है, लेकिन रोहित वृक्ष भी रोहितक भी हो सकता है। क्वाथमेशा शिरोदद्रु शमयत इंद्रलुप्तकम, तो शिरोदद्रु में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या इंद्रलुप्त के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कुरबकस्य, तो कुरबक का मतलब तो यहाँ पर लाल कुरंटा लिखा है, लेकिन कुरबक ये शब्द मुझे नहीं मिला किसी का पर्याय। उसके पुष्प या जपा कुसुम के पुष्प, इसका भी एक यहाँ पर लेप लगाना लाभप्रद है, ऐसे कहा हुआ है। ये पीसकर उसका भी लेप घृष्टस्य यानी कि घृष्ट करके इसका लेप भी हम इंद्रलुप्त है। तो ये भी सारे जो द्रव्य आए हुए हैं, ये पित्त या पित्त कफज अगर संप्राप्ति है तो यहाँ पर ये लेप हम लगा सकते हैं। पैत्तिकानि च लिंगानि दृष्ट्वा दुग्धेन धावनम शीतलानि प्रदेयानि पैत्तिकेन विधीयते। तो यहाँ पर फिर से पैत्तिक आया हुआ है, तो पित्तज अगर लिंग है सारे, तो दृष्टवा दुग्धेन धावनम, जो मैंने कहा यहाँ पर इसके पहले वाले श्लोक में, 5वें श्लोक में, कि अगर धावन करना है तो दुग्ध से करेंगे, लेप लगाना है तो नवनीतान्वितम करके हम लेप भी लगा सकते हैं। शीतलानि प्रदेयानि अर्थात पित्त प्रधान संप्राप्ति है, तो ये सारा कैसे होना चाहिए, शीत उपचार होना चाहिए। धत्तूर पत्राणि च मागधीनां निशा विशाला गृह धूम कुष्ठम घृतेन युक्तं च जलेन पिष्टम क्षीर प्रलेपे क्षत वारणम स्यात्। तो यहाँ पर ये जो है, तो स्पेशली धत्तूर पत्र, मागधी, ये सारा कफ प्राधान्य अगर है तो वहां पर लगाने के लिए कहा होगा, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी धत्तूर पत्र है, पिप्पली है, हरिद्रा है, विशाला है। ये अभी गृहधूम जो है, तो गृहधूम चरक में भी कहीं कहीं रेफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर गृहधूम नहीं भी मिलता, क्योंकि अभी के जमाने में ये गृहधूम मिलना मुश्किल है, लेकिन जितने सारे द्रव्य हमें इसमें से उपलब्ध हो सकते हैं उसका तो हम जरूर लेप लगा सकते हैं। और कुष्ठ, ये घृतेन युक्तश्च, तो घृत में मिक्स करके इसका भी, और जलेन पिष्टम क्षीर प्रदेशे क्षतवारणम स्यात्, तो इसका भी लेप लगाना बहुत उत्तम हो सकता है। बाद में है पित्तकृते दोषयुते च रोगे पटोलपत्रम पिचुमंडकम वा तथाम्लक्याः फलमेव पिष्ट्वा घृतेन खंडेन प्रलेपनञ्च निर्वायते मस्तकजं क्षतञ्च शिरोर्ति संगान् विनिहन्ति चैतत् गजेन्द्रदन्तस्य मषिं गृहीत्वा प्रलेपनं वा नवनीतकेन तिलार्क भल्लातकदग्धमाश क्षारस्य लेपो नवनीतकेन सर्पस्य क्षारस्य तथा प्रयोगः खल्लाटके केशचयं करोति। तो यहाँ पर पित्तकृत दोष अगर दिखाई दे रहे हैं तो पटोल पत्र, पिचु मर्दक, ये मंदक लिखा है लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पिचु मर्दक होगा, कडू निंब, निंब को पिचु मर्द, ये एक पर्यायी शब्द है। तथा आमलक्या, आमलकी फल, ये पिष्टवा, किसमें पिष्ट करना है, तो घृत में पिष्ट करके खंडेन यानी शर्करा भी उसमें ऐड करनी है, और प्रलेप उसका शिर प्रदेश में करना है। निर्वायते मस्तकजम क्षतंच शिरोर्ति संगान विनिहंति चैतत। तो ये लगाने की वजह से जैसे कि इंद्रलुप्त तो दूर हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ शिरस्थ जितने सारे व्याधि है, जैसे कि शिरोशूल है या वहां पर कुछ क्षत है, तो उसका भी निवारण इसी लेप से हो सकता है। गजेंद्र दंतस्य मशीम गृहीत्वा, तो ये हस्तिदंत मशी, ये एक बहुत एक दंत कथा ही कहूंगी, दंत की ही मशी है, लेकिन ये दंत कथा बनकर ही रह गई है, और अभी के जमाने में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये एथिकल इश्यू है, और हस्तिदंत पाना ये बहुत मुश्किल है, और अगर कभी किया भी जाता है तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ कार्यवाही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हस्तिदंती की मशी, इसका प्रयोग हम करते हैं। बाद में भी कुछ मशी या क्षार आए हुए हैं, तो ये जो क्षार है ये कैसे निकालते हैं, तो ये
अंतर्धूम पद्धति से निकालते हैं, यानी एक मटके में जितने सारे द्रव्य हमें चाहिए उसके छोटे छोटे खंड करके, टुकड़े करके एक मटके में वो भरे जाते हैं। उसके ऊपर एक शराव रखा जाता है और पूरा उसका जो शराव से वो पूरा बंद किया जाता है मात कपड़ करके, और बाद में वो पुट उसे लगाया जाता है। लेकिन जिस गड्ढे में वो रखा जाता है और पुट के लिए जो गौरियां लगाई जाती है, तो उसके बाद उसका जो मुख है, ऊपर का जो भाग